नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग राजी पूर्वक से होंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर। आज की कहानी उत्तराखंड की है। जो हमें भेजे हैं उनका नाम, पूरा नाम तो राजेंद्र है, लेकिन प्यार से लोग उनको राजू राजू भी बुलाते थे। तो आखिर राजू के साथ में हुआ क्या था, आइए उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या हुई थी। दोस्तों, मेरा नाम राजू। वैसे तो देखने में मैं लंबा तगड़ा नौजवान था, गोरा चिट्ठा भी था, और मैं परिवार का अकेला लड़का था। अकेला इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दो बहन और एक भाई। दोनों बहन की शादी मेरे पिता ने कर दिया था, लेकिन अब तीसरा नंबर मेरा था। और पिता का अच्छा खासा काम था, लेकिन बीमार पड़ने की वजह से काम धंधा उनका बंद हो चुका था। अब ऐसा हालत हो गया था ना कि हम लोग उनके इलाज में कर्जे में आते जा रहे थे। लेकिन जो मेरे पिता थे ना, मेरे मामा जी को बहुत एहसान किए थे। उनको जो कि मेरे पिताजी ने बनाया था, बहुत पैसा उनको दिए थे, खर्च किए थे। और जब जरूरत पड़ी तब हम उनके घर गए थे। माँ के कहने पर माँ ने बताई थी कि जा मामा से कुछ मदद लेके आए, तुम्हारे पिता ने तो बहुत सारा मदद किया है, तो वो नहीं करेंगे क्या। उस टाइम जब मैं निकला था ना, तो हमारे घर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। माँ ने मुझे किराया भाड़ा कैसे दिया मैं वही जानता हूँ, पड़ोस से मांग करके कि चलो मेरा बेटा जा रहा है मेरे भाई के पास में, लौटेगा तो मैं आपका उधार चुकता कर दूंगी। मैं बड़ा व्याकुल था। ये जो परिस्थिति थी ना, मैं अपने परिवार को कभी देखा नहीं था। मेरा हंसता खेलता और सुखी परिवार था। ना जाने किसकी बुरी नज़र हमारे घर पर लग चुकी थी, और इसके बाद सब कुछ जैसे ख़त्म होता जा रहा था। मैं उस दिन में दोपहर के टाइम मैं अपने मामा के घर बस पकड़ करके चल दिया था। घर जब पहुंचा मामा के पास में ना, तो मामा जी थे नहीं, किसी काम से वो बाहर गए हुए थे, और उनका अभी लौटने का संभावना भी नहीं था, जैसे मामी बता रही थी। और मामी मेरा सेवा भाव तो किया, लेकिन जब मैं मेन बात पर आया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तब मामी आनाकानी करने लगे कि नहीं देखो राजू, अब मामा की कमाई इतनी पहले वाली नहीं रह गई है। वो भी देखो दूर दूर तक भटक रहे हैं, जो उनका पिछला पैसा है उधार जो है वो भी कोई लौटा नहीं रहा है। तो आजकल बड़ी तंगी है, हम लोग कर नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे मामा भी होते ना तो भी नहीं दे पाते। विश्वास करो हम लोग पर, हमारी ज़िंदगी भी कुछ सही नहीं चल रही है। मामी का रोना देख करके मैं अब पेच में फंसा हुआ था। हम तो आए थे मदद मांगने के लिए, और यहाँ मामी उल्टा रोए जा रही थी कि हम भी तुम्हारे जैसे ही हालत हो गया है। अब मैं लौटने वाला घर था, लेकिन मामी ने एक बार भी नहीं बोला कि राजू आज रुक जाओ, अब देखो रात हो चुकी है, सुबह चले जाना। एक बार भी बोलती तो मैं शायद वहाँ रुक जाता, क्योंकि रात हो गई थी। अब मुझे भी रात में सफ़र करना सही नहीं लग रहा था। लेकिन मामी ने कुछ भी नहीं बोला, तब मुझे निकलना ही पड़ा। जब मैं बस स्टैंड आता हूँ ना, टिकट लेने का जब खिड़की पर जाता हूँ, जेब में हाथ डालता हूँ, तो बटुआ मेरा गिर चुका है। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मामी के घर में है, गिरा है या कहीं बाहर में। कुछ ही पैसे थे उसमें, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं था। बस मान के चलिए कि आने जाने का किराया मेरे माँ ने अब दिया था, अब वापसी का किराया था, अब कुछ और फालतू पैसे थे खर्च के लिए, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो पैसे मेरे लिए आज बहुत कीमती थे। मैं तो परेशान हो गया खिड़की पर, जब वो बोल रहा था टिकट ले लो भाई, पैसे दे दो। तब मैं कहा कि मेरा बटुआ गिर गया। तब वो टिकट वाला हंसते हुए कहने लगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। हंसने लगा था। उसकी हंसी मुझे बहुत चुभ रही थी, लेकिन मैं करूँ क्या। मैं रास्ते भर में देखता रहा, कहीं आसपास में तो नहीं गिरा है, लेकिन वो बटुआ मिला नहीं था तो नहीं मिला। अब इसके बाद तो मेरे पास में जाने का किराया तक नहीं था, अपने घर लौटने का किराया तक नहीं था, और ऊपर से रात का वक्त। अब रात का करीब 10:30 के आसपास का टाइम हो चुका था।
आखिरी भी बस मेरे सामने निकल चुकी थी। अब इसके बाद में जो थी सुबह में बस थी, लेकिन बस मैं तब पकड़ता ना जब मेरे पास में किराया होता बस का देने का। मुझे रोना आ गया था, लेकिन मेरा अब कोई सूद लेने वाला कोई वहाँ था ही नहीं। मैं किससे कहूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा बटुआ गिर चुका है। मैं स्वाभिमानी किस्म का लड़का था, मैं किसी के आगे हाथ नहीं पसार सकता था। मैं बड़े दुख से निकला था अपने परिवार से, और मामी के पास से भी बड़ा दुख से मैं वापसी आ रहा था। मैं जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस टाइम मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा था। मैं ऐसे पोजीशन में आ चुका था कि दिमाग मेरा झन्ना रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। अगर मुझे पैसे का इंतज़ाम नहीं होता, बटुआ नहीं मिलता है, तो मैं घर कैसे पहुँचूँगा। अब लंबा फासला था, और तब मैं मन ही मन फैसला कर लिया था कि छोड़ो, रात गुजारते हैं और सुबह पैदल चल पड़ेंगे। अगर रास्ते में कोई लिफ्ट देगा तब तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं तो पैदल चलता रहूंगा, देर रात तक तो पहुंच ही जाऊंगा अपने घर पर। यही मैंने फैसला कर लिया था। अब इसके बाद मैं रुकने का इंतज़ाम देखने लगा कि कहाँ पर मैं बैठूं, कहाँ कुछ करूं, कहाँ आराम करूं। अब बाहर में जो थी दुकानें धीरे धीरे सब बंद हो चुकी थी। एक टूटी फूटी बेंच थी, अब मैं उसी बेंच पर आकर के बैठ जाता हूँ। भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं था कि मैं अब कुछ ले सकूं अपने लिए। आखिरकार सारी की सारी दुकानें अब बंद होने लगी थी। अब तो टाइम भी नहीं रहा, बस जो थी आखिरी निकल चुकी थी। अब तो जो भीड़ भड़ाका था कभी का ख़त्म हो चुका था। हाँ, मैं उस बेंच पर बैठे हुए अपने भाग्य को कोस रहा था। मैं अपने परिवार को दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं कहाँ पर था और आज मैं कहाँ आ चुका हूँ। जब मेरा पिता कमा रहे थे तो हम लोग कितने खुश थे, हमारा परिवार कितना खुश था। लेकिन आज देखो, उनके बीमार पड़ते ही हमारे परिवार का माली हालत कैसा हो गया है। यही सब मैं सोचता रहा। कब एक नौजवान लड़का मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, और कब से घूर रहा था मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं अपना सर उठाता हूँ ना तो मैं उसको घूरते पाता हूँ। मुझे लगा कि वो शायद बैठना चाहता है, और तब मैं उस बेंच से थोड़ा सरक जाता हूँ या कहता हूँ, भाई बैठ जाओ, ये पूरी जगह है। तब वो नौजवान लड़का मेरे बगल में बैठ जाता है। देखने में वो करीब 30 साल का लग रहा है, यानी मेरे से लगभग 8-9 साल बड़ा दिखाई पड़ रहा था। मैं 22 साल के आसपास का था। वो बैठ तो गया, लेकिन अभी भी मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैं उसको टोका, भाई ऐसा क्या देख रहे हो, मैं तो खुद मुसीबत कमा रहा हूँ, मैं तो बड़ी परेशानी में हूँ, और आप ऐसा मुझे क्यों घूर रहे हो, बात क्या है दोस्त। तब वो मुझे देख करके और मुस्कुराने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि तुम परेशानी में घिरे हुए हो। क्या बात है दोस्त, क्या मुसीबत आ गई है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मुझे लग रहा है कि तुम भूखे भी हो, प्यासे भी हो, है ना सही बात जो मैं कह रहा हूँ। तब मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाया, मेरे आंखों से आंसू निकल गया। तब मैं उस नौजवान से बोलता कि हाँ भाई, आप सही पहचाने। अब फिर मैं अपने दुख दर्द को उसके आगे रख देता हूँ ताकि मेरा मन हल्का हो जाए, और वही होता है। मैं सब कुछ अपने परिवार के बारे में बता करके अपना मन हल्का कर लेता हूँ। मामी की भी बात बताता हूँ। तब नौजवान कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहाँ से जाना नहीं। और बिना देरी किए वो वहाँ से उठ जाता है, उस जगह से गायब हो जाता है, नज़र भी नहीं आता है। और जब वो लौटता है ना, तब मैं देखता हूँ उसके हाथ में एक पैकेट सा है। हाँ, मेरे पास में आता है, उसी बेंच पर बैठ जाता है और उस पैकेट को खोलता है। कहता है, भाई पहले तू कुछ खाना खा ले, अभी तो यही मिला है। मैं देखा समोसे थे लेकिन ठंडे थे। वो कहने लगा कि अभी तो यही मिले भाई, अभी से ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे, सारी दुकान बंद हो चुकी है। अब रोड के किनारे एक दुकान खुली हुई थी, वो भी बंद होने वाली थी, और यही मिला है। भाई अपना पेट भर लो, भूखे बात नहीं हो पाएगी। ना भूखे रहना चाहिए इंसान को, जब तक पेट में दाना ना हो ना,
इंसान सही ढंग से सोच नहीं पाता है। खाओ खाओ मेरे दोस्त। मैं उसकी तरफ देखता हूँ कि देखो, एक मेरी मामी थी और एक रोड पर अनजान व्यक्ति है, अनजान लड़का है जो मेरी मदद कर रहा है। तब मैं भूखा तो था ही, अब मैं उसके आगे समोसा पकड़ा देता हूँ कि भाई आप भी लो ना, मैं अकेले नहीं खा पाऊँगा, मेरी भूख मर चुकी है। तब एक समोसा लेता है और कहता है दोस्त बाकी आप खा लो। मैं भूखा था और जल्दी जल्दी खाने लगता हूँ। तब वो भी खाता है। अब इसके बाद कहता है कि दोस्त पानी तो पीने के लिए अब नल के पास चलना पड़ेगा, आओ चलते हैं वहीं पर। हम रोड के किनारे एक टूटी पर जाते हैं और वहाँ पानी पीते हैं। तब कहता है कि देखो दोस्त, दुख है ना बता के नहीं आता है। मैं तुम्हारी बात पर बड़ा गौर किया। मैं भी एक ऐसे परिवार से था, मैं भी तुम्हारी तरह था, और जो तुम्हारी साथ में समस्या हुई ना, मेरे साथ भी हुई है। मैं जानता हूँ गरीबी क्या चीज़ होता है। वो जो सही बात बोल रहा था ना, मेरे दिमाग में बैठते जा रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था। तब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि मैं ये सब झेल चुका हूँ भाई, जो आप अभी झेल रहे हो ना, लेकिन देखो इसमें अब चिंता करोगे ना तो कुछ हो नहीं पाएगा। अभी समस्या का समाधान करने का वक्त है। अगर आप सही ढंग से सोचोगे, उचित फैसला लोगे, तब आप इस मुसीबत से निकल पाओगे। नहीं तो मुसीबत में आप गिरते चले जाओगे, आप फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। वो मुझे उपदेश दे रहा था, सही दे रहा था, ऐसा नहीं कि गलत उपदेश। तब मैं कहने लगा भाई अब मैं कर क्या सकता हूँ। देखो मेरा परिवार मुसीबत में है, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब मेरे मामा जी पर मेरे पिता का बहुत एहसान है, बहुत खर्च किए हैं, उनके जोग बनाए हैं। तब वो लड़के कहने लगे रहने दो रवि, वो राजू, रहने दो। मैं सब जानता हूँ, रिश्तेदार किसी के होते नहीं हैं, बस मतलब की यार होते हैं। मैं इनसे भी निभट चुका हूँ। अब बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, घर लौटना है या फिर कुछ धन कमाना भी है। मैं कहने लगा कि मैं घर लौटना चाहता हूँ। अगर आप मुझे टिकट का इंतज़ाम करा दो ताकि मैं सुबह की बस पकड़ जाऊँ और अपने घर लौट जाऊँ। तब वो कहने लगा कि बड़े आराम से करा सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं सुबह का बस का टिकट आपको दिलवा दूंगा और आराम से आप घर पहुँच जाना। लेकिन मेरे दोस्त, घर पहुँच करके करोगे क्या? जब आपकी माँ आप पड़ोसी से किराया मांग के देती है और तब आप मामा जी के घर आते हो, तो क्या मुंह लेके जाओगे आप? माँ के आगे कैसे खड़े हो जाओगे कि मामा जी ने बैरंग लौटा दिया, मामी ने बैरंग लौटा दिया, पैसा नहीं मिला? तब माँ के दिल पर क्या बीतेगी मेरे दोस्त? जो बात कर रहा था ना, 16 आनी बात सही थी और उसकी एक एक बात मेरे दिमाग में बैठती जा रही थी। तब मैंने बोला दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? मेरे में ऐसी कौन सी खूबी है और मैं इतना जल्दी धन कैसे कमा सकता हूँ? तब वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, अरे देखने में नौजवान हो भाई, मानता हूँ तेरी उम्र कम है, मेरे से उम्र कम है जो आपने बताया है, लेकिन मेरे से देखने में तुम ज़्यादा उम्र के लगते हो। खैर मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हें ये काम मंजूर है तो करना, नहीं तो मैं सुबह की बस में तुम्हें बिठा दूंगा और तुम आराम से चले जाना। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अब वो बताने जा रहा था कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं ताकि मैं जल्द से जल्द धन कमा सकूं। मेरी हालत ऐसी थी, धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं उसके मुंह से सुनने के लिए व्याकुल था कि आखिर वो बताना क्या चाहता है। तब वो कुछ देर तक चुप रहा, अब फिर कहने लगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ, अगर समझ में आए तो करना, जबरदस्ती नहीं है। मैंने बोला हाँ भैया आप बताइए तो सही, अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल हाँ करूँगा। तब वो कहने लगा कि देखो एक मैं ऐसा काम तुम्हें देने जा रहा हूँ जो तुम ही कर सकती हो। तुम में वो खूबी मैं देखा हूँ और तुम उस लायक हो। और तुम आप समझ लो कि हजारों में एक व्यक्ति हो, एक लड़का हो जो तुम काम को कर सकती हो। जो तुम्हारी नाम राशि है ना, मैं जान चुका हूँ। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखता रहा कि मेरे में ऐसा कौन सा खूबी है
अगर खूबी होता अमीर बनने का तो मैं भटकता क्यों? मैं अपने गांव में रहता, अपने घर में रहता, मैं वहीं अमीर बन जाता, अपने पिता का इलाज कराता, सही करता। मुझे मामा के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? तब वो कहने लगा कि देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, थोड़ा गौर से सुनना। मैं एक ऐसे व्यक्ति की जानता हूँ जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखता है। मैं ये भी जानता हूँ कि उसके पास बहुत सारी आत्माएं हैं और वो आत्माएं से खेलता रहता है। उसका यही काम है, आए दिन आत्माओं के शिकार बनाता रहता है। मैं तो सुना था कि आत्माएं लोगों को शिकार बनाती है, लेकिन वो आत्माओं का शिकार बनाता है। जो सुंदर अच्छी आत्माएं होती हैं और उनको पकड़ता है, उनके साथ खेल खेलता है। उसकी यह हॉबी है। अब बदले में बहुत सारा धन देता है। मैं जब सुना ना उसके मुंह से आत्माएं की बातें तो मैं हिल गया था। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बचपन से मेरी माँ ने सुनाया था कि आत्माएं जो होती हैं अब एक तरह से चुड़ैल होती हैं, भूत प्रेत होती हैं। आत्माएं किसी को होती नहीं हैं। वो अकेला इंसान को देखती हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार करती हैं, उनको मारने की कोशिश करती हैं। कई आत्माएं ऐसी होती है जो इंसानों का खून पिया करती हैं और कई इंसान को मार देती हैं। ऐसी आत्माएं के बारे में सुना था बचपन से। अब मैं तो डर गया। मैं कहने लगा नहीं भाई, ये तो बहुत डरावना काम है। तब वो कहने लगा हाँ, डरावना तो है, रिस्क भी है, लेकिन अगर धन कमाना है ना तो सोच लो, पैसा बहुत मोटा मिलेगा। इतना मोटा पैसा मिलेगा कि तुम अमीर बन सकते हो। वाकई में मुझे वो लालच दे रहा था, या मुझे वो काम समझा रहा था, या मेरी मदद कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, मैं उस चमक को देख रहा था। तब मैं कहने लगा नहीं भाई, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तब वो हंसने लगा, कहने लगा कि सेम अवस्था मेरी ही तरह तुम्हारी भी है। तुम जिस्म से हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हो और डरे हुए मेरी तरह है, जैसे मैं डरा था। लेकिन मैं डर कर के काम अपना खराब कर लिया। एंड वक्त पर मैं इतना डर चुका था कि मैं वो काम को कर नहीं पाया और तब मैं भारी नुकसान उठा चुका था। लेकिन वो व्यक्ति ने मेरी मदद किया। अगर उस व्यक्ति ने मुझे मदद नहीं करता तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहता और मैं आज तुमसे बात भी नहीं कर रहा था। वो मुझे समझाने लगा। मैं तो बेहद डर चुका था आत्मा का नाम लेते ही कि नहीं भाई, मैं किसी आत्मा के सामने नहीं आ सकता। मुझे तो खौफ होता है आत्मा के सामने नाम लेने पर ही। मैं तो सामने गया तो कहीं मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए। तब वो बताने लगे नहीं भाई, इतना रिस्की भी नहीं है। अगर उस व्यक्ति की बात मानोगे, कहना मानोगे, तो बड़े आसानी से ये काम कर सकते हो। अब पैसा भी तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा, जिसमें तुम्हारा पापा का इलाज भी हो सकता है। तुम्हारी घर की जो अब दुख है वो गायब भी हो सकता है। सोच लो, समझ लो मेरे दोस्त, देरी मत करो इस काम को करने में। मैं तो कहता हूँ कि हाँ करो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। आज मौका है। देखो, अभी आधी रात हुई नहीं है और आधी रात में ये काम होता है। अगर तुम हाँ करते हो ना तो देख लो, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ और तुम्हारे अब बदले में मुझे भी कुछ धन मिल जाएगा। वो अपनी दिल की बात कुछ भी नहीं छिपा रहा था, सब कुछ बता रहा था कि देखो, एवज में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। मैं तुम्हें लेके चलूँगा उनके सामने में ना तो मुझे भी कुछ पैसा मिलेगा, बशर्ते ये काम हो जाए। वाकई में बहुत डरावना पल था। मैं डरा हुआ था, लेकिन वो लड़का मेरी मदद करने के लिए तैयार था। कह रहा था कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन मौके पर तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं दूर से तुमको देखूंगा, तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। इतना मैं जरूर कर सकता हूँ। अब बोलो क्या कहती हो? पैसे की लालच मुझे आ चुका था। अब मुझे लगा कि ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जहाँ पर भूखमरी हो, अब दवा के लिए पैसे नहीं हो मेरे पिता के। अगर मुझे कुछ भी हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं होगा, कुछ दिन लोग रोएंगे, पीटेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। अगर मैं उस काम में सफल हो जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी का अब सही से सफ़र शुरू हो जाएगा। मैं यही फैसला करता हूँ। तब मैं कहता हूँ उस लड़के से
कि ठीक है, लेकिन इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। जो तुमने बोला है, जो पैसे की बात हुई है, उसमें हेर फेर नहीं होना चाहिए। हाँ, तब कहने लगा कि राजू भाई, ये मेरा जुबान है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा जब तक ये काम नहीं हो जाएगा। तो आप डरो मत। अब जो डरना था, अब डर चुके हो। अब डरने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। और मुझे हाथ पकड़ता है और कहता है चलो, नहीं तो आज का समय निकल जाएगा। ये समय जो है ना, बड़ा ही कीमती है। एक बार निकल जाता है ना, तो लौट के आता नहीं है, और उसके लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वाकई में उसकी कुछ बातें तो मुझे रहस्य की तरह लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में ये जो काम बता रहा है, इससे मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं धनवान बन सकता हूँ। वाकई में जितना पैसा वो बता रहा था, क्या उसके जानने वाले लोग मुझे दे देंगे? मुझे अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन लड़के का अब हाव भाव देख करके, सच्चा मन देख करके, अब मैं उसके साथ चल दिया। वह मुझे पैदल पैदल लेके चल पड़ा था। अब वो जंगलों के रास्ते में इधर से उधर घूमते हुए मैं तो अब पता ही नहीं लग रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। जैसे लग रहा था कि मैं एक अनजानी दुनिया में आ गया हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ बदला हुआ है। अब तो मुझे रोड की अब कुछ चीज़ें दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। रोड कहाँ पर छूट गया, कुछ भी पता नहीं। और हम एक घर के सामने आ जाते हैं। घर जो था ना, जंगलों के बीच में जैसे बना हुआ है, लेकिन आसपास के एरिया बड़ा साफ सुथरा था। और वहाँ पर बगीचे जैसे लगाए गए थे, फूल लगाए गए थे, क्यारियाँ बनी हुई थी, छोटा सा गेट भी था एक। और हम उस गेट को खोल करके, हमारा दोस्त वो छोटा सा गेट खोल करके, और हमारा जो दोस्त था वो अंदर की तरफ जाने लगा। मैं थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन मेरा बाह पकड़ लिया और कहने लगा चलो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही हम दोनों वो बगीचे वाला गेट से अंदर दाखिल होते हैं, अभी सामने में घर था, कुछ दूरी पर था। और तभी एक भयानक आवाज़ बड़ा ही जबरदस्त कुत्ते की आनी शुरू हो गई। और तब मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा कुत्ता दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। बड़ी भयानक आवाज़ निकालते निकालते मेरे तो प्राण सूख गए थे। कुत्ता इतनी तेज़ी से आया कि मैं तो संभल भी नहीं पाया था। अचानक आकर के और हमारे सामने रुक जाता है। और तब मैं उसकी आंखें देखता हूँ ना, तो मैं एकदम सिहर जाता हूँ। उसकी आंखें अंगार की तरह दिख रही थी, लाल लाल ऐसा मुझे नजर आ रहा था। और वो कुत्ता देखने में डिल डोल में भी आम कुत्तों की तरह नहीं था। ऐसा नस्ल का कुत्ता मैंने कभी देखा नहीं था। मेरे लिए बड़ा ही अजूबा था। और तब मेरा दोस्त जो था ना, उस कुत्ते को सहलाने लगा, एक नाम लेने लगा, अरे शांत रह जा, शांत हो जा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, कोई और नहीं है। और तब वो कुत्ता बिल्कुल शांत हो चुका था, भौंकना बंद कर दिया था। और फिर जिधर से आया था और उधर तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। मेरी तो सांस अब ऐसा लगने लगा था कि मेरा दम निकल जाएगा। इतना मैं उस कुत्ते को भयानक चेहरा देख करके डर चुका था। बहुत ही डरावना कुत्ता था, और उसकी हाइट भी अच्छी खासी थी, सेहत भी अच्छी थी। मैंने ऐसा कुत्ता कभी देखा नहीं था, तो डरना बिल्कुल जरूरी था। लेकिन वो तो मेरे दोस्त को जानता था। जैसे उसको सूंघा और फिर वापस हो लिया था। मतलब ये मेरा दोस्त इस घर में आता जाता रहता था। और जैसे वो बोल रहा था ना, अब उसकी एक एक बात मुझे सच्चाई नजर आ रही थी। मैं तो डर करके उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो आगे आगे। और जब उस घर के सामने पहुंचते हैं ना, तो धीमी रोशनी थी, और वो कुत्ता आराम से बैठा हुआ जमीन पर हमारी तरफ घूर रहा था। और तब मेरा वो दोस्त आवाज़ देता है कि साहब साहब, हम आ गए हैं, अंदर से आप आ जाइए बाहर में। कुछ देर तक वो ऐसी आवाज़ लगाता है। जब वो कोई भी सुगबुगाहट नहीं होती है ना, तब उस कुत्ते को बोलता है, अरे भाई साहब को जरा जगा दे, शायद सोए हुए हैं। कुत्ता जैसे उसकी भाषा समझता है और वो दरवाजे की तरफ निकल जाता है। जैसे दरवाजे को अब ढकेलता है, दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब दरवाज़ा अंदर से खुला हुई था, और वो कुत्ता चला जाता है। फिर भौंकने की आवाज़ आती है, और फिर एक आवाज़ आती है, हाँ आ रहा हूँ,
2 मिनट रुको। बहुत भारी आवाज़ थी। जिस इंसान से मिलवाने के लिए आया था और उसकी इतनी भारी आवाज़ थी, जैसे कुत्ते की आवाज़ थी ना, बहुत भारी भयानक आवाज़। ऐसी ही आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मेरे तो होश ठिकाने लग चुके थे उस आवाज़ के सुन करके। जिसकी आवाज़ इतनी भारी हो और उसका अब व्यक्तित्व कैसा होगा, मैं तो यही अब समझ करके डर रहा था कि देखने में कैसा होगा। आखिरकार कुछ ही देर होता है और वो इंसान बाहर निकलता है, काला कपड़े में, बिल्कुल काला लुंगी, काला अब ऐसा ही कुर्ता पहन रखा है और बाल खुले हुए उसके, लंबे लंबे बाल अब जैसे लहरा रहे हैं, मूछ भी बड़ी बड़ी, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी, और सब एक अलग सा ही नज़र आता है। अतः वो मेरे दोस्त को देखता है और कहता है, क्या बात है इतनी रात को? तब वो मेरा दोस्त मेरी तरफ इशारा करता है, इनको लेके आया हूँ, ये अपने काम के अब लड़के हैं, ये आप देख लो, इनसे बात करना है आप बात कर लो। और आप कह रहे थे ना कि आज वक्त है ये काम करने का, तो मैं इन्हीं के जैसे लड़कों को खोज में लगा हुआ था। आखिरकार ये मिल चुके हैं। आज सेंग बिल्कुल उसी राशि के हैं जिस राशि को आपकी ज़रूरत थी। अब वो जो इंसान था लंबा चौड़ा मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसकी आंखें जैसे मेरे शरीर के एक्सरे करने लगी थी, नीचे से ऊपर तक मुझे घूरता रहा। तब कहा कि तुम लोग अंदर आ जाओ। हम दोनों अब अंदर आते हैं। मैं तो बेहद डरा हुआ था। जैसा वो रुबीला इंसान था ना, मैं तो हालत ख़राब हो गई थी और ऊपर से काले कपड़े पहन रखा था। हम अंदर जाते हैं। अंदर में अच्छा खासा बैठने का स्थान है। अब देखने में साधारण सा तो नहीं, असाधारण सा लग रहा था। जो भी वहाँ पर बैठक उसका बना रखा था, हमें बिठाता है। अब फिर उस लड़के के साथ अंदर के कमरे में चले जाता है। अब कुछ देर तक बातचीत होती है। अब फिर दोनों के दोनों लौट के आ जाते हैं बैठक में। तब वो मेरे बगल में आके बैठता है। वजन भी उसका काफ़ी। जब वो सोफे पे बैठता है ना, तो ऐसा लगता है कि सोफे की जान निकल जाएगी। सोफा एक साइड में पिचक सा जाता है। तब मेरे दोस्त से कहता है, समझा दिया है ना क्या क्या करना है? तब मेरा दोस्त कहता है, हाँ मैं समझा तो दिया हूँ, लेकिन बाकी आप समझा दीजिए। तब वो जोशीला इंसान, रुबीला इंसान मैं कह सकता हूँ, अब मेरी तरफ देख कर कहने लगा, देखो बाकी काम तो राजू ने बता ही दिया था। हम एक आत्मा के शिकारी हैं। मेरा ये हॉबी है। मैं आत्माओं को पकड़ता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। मेरे में वो शक्ति है आत्माओं को वश में करने का। लेकिन मैं खुद आत्माओं को शिकार करता नहीं। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को चारा बनाता हूँ और उनको उस जगह पर भेजता हूँ जहाँ पर वो आत्माएं छिपी रहती हैं। अब मुझे देख करके तो आत्माएं आएगी नहीं, वो तो मुझे सूंघ करके दूर से ही भाग लेती है। अब मैं उनको पकड़ नहीं पाता हूँ। तो आप जैसे नौजवान लड़कों को हमें ज़रूरत होती है, ताकि हम उस जगह पर आप जैसे नौजवान को भेज सकूं और आपके अब सुंदर चेहरा मोहरा देख करके आत्माएं आपके पास में आएं, फिर आपको फंसाने की कोशिश करें और तब हमारा जाल उन पर आ गिरे, वो खुद हमारी जाल में फंस जाए। जब मैं सुनता हूँ ना पूरी बात इस रोबीले इंसान की, तो मैं डर जाता हूँ। यह आत्माओं के साथ में खेलता है। मेरा दोस्त तो पहले ही बता चुका था, तो ये कितना शक्तिशाली होगा, कितनी आत्माएं कैद में कर रखा होगा। लेकिन ये सब सोचने का समझने का वक्त नहीं था। वो जो कुछ करना था इसी रात में करना था। वो बार बार कह रहा था कि अब तुम समझ गए ना क्या करना है, तुम अब इस लड़के के साथ लेके जाओगे, उसी जगह पर जाओगे और जो मैं कह रहा हूँ वही सब काम करना होगा। पैकेट फ्रिज से निकाल लो और चुपचाप निकल जाओ, पूरी तैयारी से निकल जाओ और फिर जब लौटना तो खाली हाथ मत लौटना। वो नाराज सा दिख रहा था, जैसे उसके साथ में पहले कोई अब खेल हो चुका है। ये नौजवान लड़का खाली हाथ लौटा होगा, बिना आत्मा के लिए हुए, इसलिए भड़का हुआ था। तब मैं अब काफ़ी डर चुका था और डरना उस जगह पर जरूरी था। शरीर मेरा कांप रहा था। अंदर अंदर मैं अपने आप को संभाली हुआ था कि चलो पैसे की मामला है, एक बार ये काम हो जाए, अब फिर मैं दोबारा इस काम में कभी नहीं पड़ूंगा। मैं अपने घर लौट जाऊंगा
और जो काम है मैं सब कुछ वहीं पर करूँगा। मैं अपना अब एक तरह से परमिशन पक्का कर लिया था कि मैं अब दोबारा इस जगह पर आऊँगा नहीं। अगर ये दोबारा बुलाएंगे भी ना कि हाँ राजू ये काम करना है, आत्माओं को पकड़ना है, आत्माएं के आप सामने खड़ा होना है, तो मैं कभी नहीं करूँगा। ये मेरा अंतिम और आखिरी, शुरुआत और आखिरी, यही मेरा काम होगा। अब इसके बाद में इस काम में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मन ही मन प्रतिज्ञा किया हुआ, और तब मैं उस लड़के के साथ चलने के तैयार हो जाता हूँ। लड़का बड़ा सा फ्रिज लगा होता है, बड़ा सा इतना बड़ा फ्रिज इस जंगल के कमरे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो फ्रिज का ढक्कन खोलता है तो मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ। उसमें तो मांस भरे हुए हैं, मांस ही मांस मुझे नजर आ रहा है। और तब वो लड़का कहता है कि भाई मदद करो ना, इधर आओ, इस बोरी को पकड़ो, हाँ मुझे मांस डालने दो। अब उस बोरी को आधा बोरी वो मांस के टुकड़े से भर देता है। फिर हम बांधते हैं। मैं समझ में नहीं पा रहा कि आखिर ये मांस का होगा क्या। लेकिन वो लड़का मुझे पूछने का मौका ही नहीं दे रहा। कह रहा है कि जल्दी चलो, अब मैं पूरी तैयारी कर लिया हूँ और हमें देर नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम जंगल के रास्ते में चल पड़ते हैं। आगे आगे वो लड़का और पीछे पीछे मैं। और तभी अचानक वो भयानक चेहरे से जो डॉगी था, कुत्ता था, वो भी आ जाता है। जब मैं उसको देखता हूँ ना तो मेरी जान सूख जाता है। अब मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है। और तब वो कहता है सबसे बड़ा रोल तो इसी का है, यही तो इन आत्माओं को अब अपने काबू में रखेगा। लेकिन डरो नहीं, ये हमारा तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आराम से मैं सब कुछ चलते चलते समझाता हूँ। तब वो कहने लगा कि देखो दोस्त, हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर एक सूखा हुआ कुआं है। अब उस कुएं को हमें साफ सुथरा करना है और उस कुएं का जो ढक्कन है अब वो हटाना है। वो कुआं बंद पड़ा हुआ है और वो ढक्कन हटाने के बाद हमें वहाँ पर कुछ अब ऐसा यंत्र मंत्र भी करना है और फिर हमें आगे की बात वहीं बताता हूँ। हम उस कुएं के पास पहुँच गए थे। उस जगह पर जहाँ कुआं था अब वहाँ पर जंगल वगैरह सब उगे हुए थे। अब ऐसे ही झाड़ियाँ खड़ी थी। और तब वो जैसे निशान लगा के गया था कि ये कुआं यहीं पर है। और तभी तो सब कुछ उसको पता था। और वो कहने लगा कि राजू भाई थोड़ा मदद करो, इस जंगल को साफ करते हैं और तभी ये कुआं हमें साफ नज़र आएगा। और वही हम करते हैं दोनों लोग मिल करके। उस जंगल झाड़ को हम साफ कर देते हैं और तब वहाँ पर एक पत्थर से रखा हुआ अब कुआं हमें नज़र आ जाता है। पत्थर भी भारी होता है, बड़ी मुश्किल से हम पत्थर को अब हटा पाते हैं और तब मुझे वो कुआं साफ नज़र आ रहा है। और तब मेरा दोस्त कहता है कि हाँ यही कुआं है, हमें यहीं पर उन आत्माओं का शिकार करना है। अब मैं जो कह रहा हूँ ना वैसे ही करना है, लेकिन आधा काम मैं कर दूंगा और आधा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब वहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र जैसा अब वो कुछ जल वगैरह डाल रहा है, कुछ और पदार्थ डाल रहा है, कुछ लाल रंग डाल रहा है, कुछ हल्दी कलर का डाल रहा है, नींबू डाल रहा है। और वो सब करने के बाद और हमें समझाता है कि देखो जब मैं यहाँ से हट जाऊँगा ना, ये कुत्ता भी हमारे पीछे भी चला आएगा, तुम यहाँ पर अकेले रहोगे। अब इसके बाद हमारे जाने के 10 मिनट के बाद में अब ये मांस का टुकड़ा है ना, जो बोरी में बंधी हुई है, पूरी की पूरी बोरी को खोल देना है और उस कुएं में पलट देना है। पलटने के बाद तुम वहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के खड़े हो जाओगे और उस कुएं की तरफ में बिल्कुल नहीं देखोगे, चुपचाप अब खड़े रहोगे अपने स्थान पर। 10 मिनट तक इंतज़ार करोगे। अब इसके बाद तुम पलटोगे और उस कुएं के पास जाओगे और वहाँ कुएं के आसपास में जो भी सामान मिले और समझ लेना कि वो सामान में हमें ज़रूरत है और उस सामान को लेकर के तुम फिर आ जाना। बाकी काम हमारा साहब कर लेंगे। वाकई में बहुत ही डरावना पल था, डर लग रहा था। एक तो रात, आधी रात के वक्त में, और ऊपर से जंगल का माहौल जैसा इलाका डरावना प्रतीत होता था। जब पेड़ हवा से चलते थे ना, हिलते थे, तो एक अजीब आवाज़ आती थी, सरसराहट की आवाज़। मुझे लगता था कि आसपास में बहुत सारी आत्माएं हैं। आत्माओं के बीच में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो आत्माएं नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ ना
तो आज शायद मैं यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाऊँगा। हाँ वही, अब वो हमारा जो दोस्त है अब अपना काम शुरू कर देता है। शुरू करने के बाद अब फिर वो कहता है कि देखो मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब घड़ी के टाइम देख लो, 10 मिनट के बाद में पूरा का पूरा बोरी है ना पलट देना है। पलटने के बाद फिर मुझे बताता है कि कुछ 10 कदम जा कर के दूर अब कुएं की तरफ मत देखना, दूसरी तरफ देखना। 10 मिनट के बाद में तुम पलटना और फिर कुएं के पास में जाना। जो भी वहाँ तुम्हें कोई सामान नज़र आए, लाल पीला हरा काला कुछ भी नज़र आए, तुम उस चीज़ को उठा लेना है और यही तुम्हारा काम है। अब इसके बाद हमारा काम है, हम उस वक्त में आ जाएंगे जब तुम ये काम कर लोगे, हम आसपास में ही रहेंगे। वाकई मेरा दिल धड़क रहा था। अब मैं सोच रहा था कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो ये डरावना काम मैं भूल से भी नहीं करता, मैं यहाँ पर आता ही नहीं। आखिरकार अब उस लड़की का काम खत्म हो चुका था। अब मेरे पास कुएं के पास में वो बोरी पड़ी हुई थी, मान से भरी हुई। अब मैं 10 मिनट का इंतजार कर रहा था। मैं पलट कर देख भी रहा था कि वो लोग पास में हैं या दूर चले गए, लेकिन वो लोग मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना जल्दी वो कुत्ता भी गायब हो चुका था और वो मेरा दोस्त भी गायब हो चुका था, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। 10 मिनट का जब इंतज़ार मैंने कर लिया और तब मुझे लगा कि अब ये लास्ट काम मुझे करना है, जैसा उस लड़की ने बताया है, और वही करता हूँ मैं। जब मैं कुएं की तरफ देखता हूँ ना, कुछ आवाज़ें उसमें से आती हुई महसूस होती है, जैसे कुएं के अंदर में हो, पानी कम हो और कोई उसमें है तैर रहा है, छपाक छपाक की आवाज़ आ रही है। वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मैं जब आवाज़ सुनता हूँ ना तो मैं समझ चुका हूँ कि इसमें कोई न कोई तो है। शायद जिन आत्माओं का हम शिकार करने आए हैं वो आत्माएं इसी कुएं के अंदर में है, और शायद वही ये पानी के अंदर छप छप कर रही है। जैसा मुझे बताया गया था अब मैं वही काम करता हूँ। पूरा बोरी को खोल देता हूँ, मैं रस्सी हटा देता हूँ। अब पूरा मांस करीब करीब 15 किलो के आसपास होगा। अब पूरा मांस मैं उसमें पलट देता हूँ। गिरने की आवाज़ आती है, पानी में जैसे मांस का लोथड़ा गिर रहा है। और उसके बाद मैं बोरी साइड में पटकता हूँ और 10 कदम की दूरी अब नाप करके चुपचाप दूसरी तरफ देखते हुए खड़ा हो जाता हूँ। और तब मुझे उस कुएं के आसपास से डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू कर देती है, जैसे कोई छोटी बच्ची हंस रही हो, फिर कोई बूढ़ा खांस रहा हो, जैसे कोई नौजवान महिला रो रही हो। ऐसी ऐसी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगती है। लेकिन मैं पलटना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। क्या कुएं के आसपास में आत्माएं खड़ी हैं, ये सब ऐसा मेरे साथ में कर रही हैं, वो मुझे अब अपना आवाज़ को सुना रही हैं ताकि मैं डर जाऊं, इस जगह से भाग जाऊं। लेकिन मैं जैसे ही मुड़ता हूं उस लड़के की आवाज़ अब मेरे कानों में जैसे सुनाई देती रहती है, गूंजती रहती है कि तुम उस कुएं की तरफ में 10 मिनट से पहले देखोगे नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा। अब मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। जब 10 मिनट गुजर जाता है ना, तब मैं पीछे देखता हूँ। पीछे देखते हैं, कुएं के आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुआं बिल्कुल शांत हुआ पड़ा है। मैं अब उस कुएं के पास धीरे धीरे आता हूँ। उसके पूरा मुंडेर को मैं देखने लगता हूँ बारीकी से कि ऐसा कोई चीज़ पड़ा है, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती है। तब मुझे अब सोच में पड़ जाता है कि जो ये काम हम करने आए थे, ये काम सफल हुआ या नहीं हुआ। मुझे बड़ा अंदेशा था, डर भी लग रहा था, ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तब मुझे पैर को ठोकर लगा। जैसे ही ठोकर लगता है मैं देखता हूँ नीचे, तो एक काले रंग की जैसे कोयला होता है ना, ऐसे ही कुछ चीज़ मुझे नज़र आती है। और मैं देखता हूँ जैसे मेरे अब साथी दोस्त ने कहा था, और वो चीज़ को मैं अपने मुट्ठी में उठा लेता हूँ। और उसी वक्त में जैसे कुएं से हलचल होनी शुरू हो गई थी। पानी में जैसे कोई बहुत सारी आत्माएं हों, बहुत सारे लोग हों, जैसे नहा रहे हों, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे हों, और वो पानी ऊपर तक आ रहा था। कई बूंदे मेरे चेहरे पे भी पड़ा था। पानी बहुत ही ठंडा था। मैं तो कांप गया था। मुझे लगा कि ये कोयले को मैं छोड़ देता हूँ। तभी कुत्तों की आवाज़ सुनाई पड़ी।
वो जोर जोर से भौंक रहा था और वो मेरा दोस्त भी अब नजर आ गया। इतना जल्दी कहाँ छुपे हुए थे और कब पहुंच गए मेरे पास में पता ही नहीं लगा। और तब वो मेरा दोस्त मेरे हाथ से वो कोयला जैसा चीज को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद अपनी पोटली में उसको रख लेता है। और वो जो कुत्ता है ना, आसपास में कुएं का चक्कर लगाना शुरू कर देता है और कभी कभी कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगता है। ऐसा ही होता है और कुछ देर के बाद में सब कुछ माहौल शांत हो जाता है। जैसे लगता है कि अब कुएं में जो शोर है ना, खत्म हो चुका है। मेरी तो हालत खराब हुई पड़ी थी। मुझे तो अंदेशा ये लग रहा था कि ये काम हुआ कि नहीं, क्योंकि अभी तक कोई आत्मा मुझे नजर नहीं आई थी। अगर कोई नजर आती तभी तो हमारा काम सफल होता। बस वो कोयला जैसा चीज मुझे नजर आया था और उसके बाद ये सब आत्माओं का खेल शुरू हो चुका था। कुएं में जैसे छपाक छपाक की आवाज़, आज सब अब शांत हो गया था। और तब मेरा वो दोस्त कंधे पर हाथ देता है और कहता है कि दोस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब काम सफल हो चुका है। मुस्कुराते हुए कहता है। मैं कहने लगा वो आत्मा कहाँ है? और तब वो हंसता है। आत्मा अपनी जगह पर अब पहुंच गई है, अब तुम्हें इसका टेंशन नहीं करना पड़ेगा। मैं कहा कि भाई, आत्मा तो हमें नजर नहीं आई, आवाज़ में सुना। तब वो कहने लगा कि बस अब अपने काम से काम मतलब रखो। अगर तुम आत्माओं को देखोगे तो तुम तो ऐसे ही डर रहे हो, अब फिर तुम खड़े नहीं हो पाओगे। चलो हम लौटते हैं, हमारा काम तो अब सफल हो गया है। डरते डरते हम उस जगह से वापस आते हैं, उसी घर पे जाते हैं और फिर अपने साहब को आवाज़ देता है। साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कुत्ता बाहर ही रह जाता है। अब हम दोनों लोग अंदर जाते हैं और वो काले रंग का पत्थर अब अपने साहब को देता है कि साहब ये रखिए। साहब उसको देखते हैं, परखते हैं और फिर कहते हैं गजब का काम किया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर काम हुआ। और फिर उस पत्थर को जैसे सहेज करके अपने साथ अंदर के कमरे में ले जाते हैं। हाँ, जब वो लौटते हैं ना तो एक नोटों से भरा अब गड्डी मुझे हाथ में थमा देते हैं। ये तुम्हारा है नौजवान, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कहाँ खर्च करते हो नहीं करते हो। और देखो, अब इस बात को तुम भूल जाना कि तुम हमारे पास में कभी आए थे, हम तुमसे मिले थे, ऐसा सोचना भी मत। देखो, ऐसे तो हम तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ, अब कभी भविष्य में तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े ना, तब तुम उसी जगह पर आ जाना जहाँ तुम बैठे थे। हमारा लड़का तुम्हें सूंघ लेगा, तुम्हें पता लगा लेगा, अब फिर तुम हमारे पास में उसी के माध्यम से आ सकते हो। मैं तो इतना पैसा पहली बार देखा था, करारे करारे नोट। अब मुझे तो लग रहा था कि बस जितना जल्दी हो सके इस घर से निकलूं और बस कोई भी ना मिले तो अब तो पैसे आ गया था, कोई टैक्सी करूं और सीधे अपने गांव निकल जाऊं। इतना मैं उतवाला हुआ पड़ा था। अब मेरा जो दोस्त था, जो उसने कहा था वो मुझे करके दिया था। हाँ, लेकिन वो आत्माएं मुझे नज़र नहीं आई थी। जब वो मुझे छोड़ने के लिए चलने लगा, अब हम और वो थे और कोई दोस्त तीसरा नहीं था। रात के हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। मैं तो कुछ देर तक चुप ही रहा था। मैं उस रुपये में अब एक तरह से उलझा हुआ था। अब रुपया आ गया है, अब मेरे पिता का इलाज हो जाएगा, अब सब कुछ मेरे पहले की तरह हो जाएगा। जब मेरा ध्यान भंग होता है, जब वो मेरा दोस्त कंधे पर हाथ रखता है और कहता है दोस्त देखो, इस जगह पर दोबारा मत आना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें लालच आ गया ना तो इस बार तुम सही जगह पर आए थे और तुमने अच्छा काम भी किया, लेकिन अगर तुम लालच में फंस करके आओगे ना तो मेरी तरह यहीं पर रह जाओगे, फिर तुम इस जगह से निकल नहीं पाओगे। मेरा जो साहब ने बोला है ना, उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। चाहे तुम्हें भूखे मरना पड़े, लेकिन इस जगह पर अब आना भी मत कभी भूल करके। जब वो पूरी बात समझाता है ना, मैं फिर डर जाता हूँ, ऐसा क्या बात है। तब अपने बारे में बताता है कि मैंने भी ऐसा लालच किया था और मैं इस लालच में आकर के मैं दोबारा आ गया था। एक बार तो मैं सफल हो चुका था, लेकिन तुम्हारे इतना पैसा मुझे नहीं मिला था और मैं लालच में आ गया था, दोबारा उस जगह पर आया और इसके बाद मैं उस जगह से निकल नहीं पाता हूँ। वो आत्माएं मुझे जाने नहीं देती हैं
मैं भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आत्माएं मेरे साथ में हमेशा लगी रहती है। मैं बड़ा खौफ में था। मैं कहने लगा कि अभी भी तुम्हारे आसपास में आत्माएं हैं? तब वो कहने लगा हाँ। मैं बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अभी तक कोई आत्मा को देखा नहीं था, इतना समय हो गया इनके साथ में रहते हुए। तब वो हंसते हुए कहने लगा देखना है? मैं बोला हाँ, अब तो हम उस जंगल से बाहर निकल आए हैं, अब तो रोड का किनारा आने वाला है, तो अब डर किस बात का है? तुम भी तो मेरे साथ में हो। मैं देखना चाहता था कि लड़का झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे बगल में मैं देखता हूँ ना, तो मैं चौंक जाता हूँ। देखता हूँ कि एक कमसिन 18 से 20 साल 22 साल की उम्र की एक नौजवान लड़की और सुंदर, अब सुनहरे बाल उसके, मेरे बगल में खड़ी है। और दूसरी साइड में एक बूढ़ी औरत जो बहुत ही डरावनी लग रही है, उस लड़की के बगल में खड़ी है। और ये कुछ ही देर मुझे दिखाई देता है, और इसके बाद वो सुंदर लड़की भी गायब हो जाती है और बुढ़िया भी गायब हो जाती है। लेकिन मैं जान चुका है कि गायब नहीं हुई है, ये अपने आप को छिपा लिया है इसी जगह पर, हमारे आसपास हमारे साथ ही चल रही है। लड़की की कही हुई बात मुझे सच लगने लगी। तब मैं फुसफुसाते हुए कहता हूँ कि भाई, लड़की तो बहुत सुंदर थी, क्या ये भी आत्मा है? तब वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, मैं इसी के जाल में तो फंसा हुआ हूँ। ना इस लड़की के इतना नज़दीक आता और ना मैं जाल में फंसता। और तुम बहुत सही जगह पर और सही टाइम पर निकल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ में होना उस टाइम, अब मेरे साथ में जो हुआ है ऐसा कोई साथ देने वाला नहीं था। अगर होता ना तो आज मैं इस जाल से निकल जाता, लेकिन अब देर हो चुकी है, अब मैं इस जाल से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, और निकलूंगा ना तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। अब उस लड़के की क्या कहानी थी पूरी मैं जान नहीं सकता था, लेकिन जितना मैं जाना ना, मैं दहल गया था। एक नौजवान लड़का और इस जादुई जगह पर फंसा हुआ था। क्या वो आत्माओं से वाकई में खिलता था? वो काला पत्थर दिखने वाला, काला कोयले की तरह दिखने वाला, वो है क्या चीज़ था? क्या वो बहुमूल्य रत्न था कोई, या फिर उसमें आत्माओं का वास था? मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अब मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया था, और वो लड़का कहने लगा कि देखो, अब सुबह होने जा रही है, अब जाओ, तुम्हें पहली बस मिल जाएगी। अब मैं अपने ठिकाने पर लौट आ रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, कभी लौट के मत आना इस जगह पर। चाहे तुम्हें भूखा मरना पड़े, कुछ और काम कर लेना, लेकिन पैसे के लालच में दोबारा मत पड़ना। वाकई में जैसा उसने कहा था, मैंने ऐसा ही किया था। इस पैसे से मुझे बड़ी मदद मिली थी। मैं अपने पापा का इलाज कराया और बाकी पैसे से अपने लिए काम धंधा खोल लिया था। अब मैं अपने गांव में रहता हूं, और आज भी इस विषय पर विचार करता हूं तो मैं कांप के रह जाता हूं कि अगर मैं उस जगह पर दोबारा जाता लालच पा करके, तो शायद मेरा वही हाल हो जाता जो मेरे दोस्त के साथ में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राजू जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम कल मिलते हैं ना, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।